Welcome students and all the viewers. You are watching Physics with Hassan Abbas. आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। हम आज डिस्कस करेंगे वर्क को, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क के बारे में। तो वर्क की बेसिकली वर्क का मतलब होता है काम। सो वर्क की हमारे पास दो मीनिंग्स होती हैं, यानी कि हमारे पास जो वर्क की मीनिंग होती है वो दो किस्म की होती है। एक होती है साइंटिफिक मीनिंग और दूसरी होती है हमारे पास नॉन साइंटिफिक मीनिंग। सही है, यानी कि वर्क हमारे पास दो तरीके से डिफाइन होता है, यानी कि एक नॉन साइंटिफिक मीनिंग और एक साइंटिफिक मीनिंग। जैसा कि आप डेली लाइफ में जो काम करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया। आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेट सपोज आप अपनी असाइनमेंट पूरी कर रहे हैं या और दूसरे काम जो भी आप कर रहे हैं, वो बेसिकली आम डेली लाइफ में हमारे पास वर्क होता है। लेकिन फिजिक्स में हम वर्क की नॉन साइंटिफिक मीनिंग नहीं बल्कि साइंटिफिक मीनिंग को यूज करते हैं। यानी कि बेसिकली हम वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स अप्लाई करें, यानी कि लेट सपोज ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, सही। आपने इस पर जब फोर्स अप्लाई किया तो आपके फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट में या इस कोई सी भी चीज़ हो उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और आपका फोर्स अप्लाई करवाना किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा दे, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपली वर्क। सही है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली if force is applied on any object, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करें, if force is applied on any object, it covers displacement in the direction of force। सही है, यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें तो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए फोर्स की ही डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसको हम सिंपली कहते हैं फिजिक्स में कि हमारे पास वर्क हुआ। सही है, तो ये होती है सिंपल वर्क की डेफिनेशन। यानी कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए फोर्स की ही डायरेक्शन में, तो सिंपली हम इसे कहते हैं वर्क। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ही अलोंग हो। हमारे पास फोर्स का किसी, यानी कि फोर्स का कोई कंपोनेंट भी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो सकता है। लेट्स सपोज हमारे पास, अब ये देखें, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पर है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। सही है, इस डायरेक्शन में हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यानी कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया और गाड़ी ने सीधा मूव किया, यानी कि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो हॉरिजॉन्टली हुई। तो अब आप देखिए, जो फोर्स है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एक एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। सही है, अब आपको पता होगा कि हमारे पास वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस पर उसका कोस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा? यानी कि वो हमारे पास होगा कोस थीटा। सही है, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारे पास जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि साइन थीटा। अब आप देखें, ये जो फोर्स है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है, बल्कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। फिर भी हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्क हुआ। यानी कि इस सूरत में यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो वर्क होता है। यानी कि फोर्स का कोई कंपोनेंट भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो तब भी हम कहते हैं कि ये वर्क है सिंपली। सही है, यानी कि वर्क इज सेड टू बी डन। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। देखिए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो हमारे पास वर्क हुआ। सही है, यानी कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ component of force in the direction of displacement multiplied by displacement यानी कि हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क इज द प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। देखिए, फोर्स का वो वाला कंपोनेंट कौन सा है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है? वो है हमारे पास cos थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि F cos थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है हमारे पास cos थीटा, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्क की
मैथमेटिकल इक्वेशन या वर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला, सही है। यानी कि वर्क सिंपली किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करे तो उसमें फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, या फोर्स के किसी कंपोनेंट के डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, तो इसे हम सिंपली वर्क कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को साथ में लिखते हैं और एंगल को लास्ट में लिखते हैं, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम लिखते हैं, यानी कि इकट्ठे लिखते हैं। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस ऑफ थीटा। सो ये हमारे पास वर्क की सिंपल डेफिनेशन आ गई। अब आप देखें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक हमारे पास फोर्स है, दूसरी डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखते हैं कि वर्क डिपेंड्स अपॉन किन चीजों पर वर्क डिपेंड कर रहा है। देखिए नंबर वन, अप्लाइड फोर्स पर, यानी कि एफ पर, सही है। दूसरा कौन सी चीज है जिस पर वर्क डिपेंड कर रहा है, वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जो किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुई, सही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एंगल, यानी कि cos थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सही है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया वर्क का फॉर्मूला, यानी कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखें इस फॉर्मूले में cos थीटा है ना, तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में cos थीटा होता है तो वहां उसका मतलब होता है वो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर। यानी कि cos थीटा है तो cos रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि एफ डॉट डी, सही है। यानी कि इससे हम वर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क हमारे पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है किसकी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। क्योंकि वर्क बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सही है। यानी कि ये हमारे पास आ गया वर्क का फॉर्मूला। तो अब हम इसको रिमूव करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं वर्क के एसआई यूनिट्स और वर्क के फॉर्मूला वगैरह डायमेंशन निकालते हैं, तो इसको रिमूव करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। इसको मिटाते हैं। सही है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क क्या होता है, यानी कि फोर्स अप्लाई करें और किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, या फोर्स का, यानी कि फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग भी हो सकती है या फोर्स का कोई कंपोनेंट भी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, देखें वर्क का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, एफ डी कॉस थीटा, सही है। अब जब किसी दो वेक्टर्स के बीच में cos थीटा होती है तो मैंने आपको बताया कि वो डॉट प्रोडक्ट होती है, यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी कि हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा वर्क का, देखें एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज, एस आई यूनिट हम निकालते हैं किसी भी फॉर्मूला से या उसके, यानी कि एस आई यूनिट हम निकालते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला से, सही है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, यानी कि बेसिकली वर्क जो है उसका एस आई यूनिट है न्यूटन मीटर, और ये न्यूटन मीटर हमारे पास बराबर होता है जूल के। तो ये हमारे पास वर्क की एस आई यूनिट आ गई, यानी कि एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और जो हमारे पास जूल होती है, यानी कि जो जूल होता है 1 जूल, वो बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, सही। अब आप 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द 1 जूल, यानी कि व्हाट इज 1 जूल वर्क। तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे 1 जूल वर्क को, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स अप्लाई करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स अप्लाई करें 1 न्यूटन, और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो 1 मीटर, सही है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर आप फोर्स अप्लाई करें 1 न्यूटन और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए वो 1 मीटर हो, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या होगा, बेसिकली 1 जूल। यानी कि हम लिखते हैं बेसिकली व्हेन force of 1 Newton displaces a body by 1 meter, then work is said to be 1 जूल। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर
जब आप फोर्स अप्लाई करें 1 न्यूटन और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो वो भी 1 मीटर हो, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो 1 जूल होगा। सही है, ये होता है सिंपल वर्क, यानी कि 1 जूल वर्क। तो अब चलते हैं वर्क की डायमेंशन। तो वर्क की डायमेंशंस को कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशंस के लिए आपके पास यूनिट भी है, फॉर्मूला भी है। सही है, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन की डायमेंशन हमने पढ़ी थी टॉर्क वाले फॉर्मूले में, हमने डिस्कस किया था। जो टॉर्क की जो हमें हमारे हमने जो टॉर्क का लेक्चर मैंने जो आपको पढ़ाया था, उसमें हमने टॉर्क का फॉर्मूले से जो टॉर्क की डायमेंशन निकाल दी थी, वही डायमेंशन है बेसिकली वर्क की। यानी कि वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है। न्यूटन की हमारे पास जो डायमेंशन होती है वो होती है न्यूटन की। अब वर्क की डायमेंशन निकाल रहे हैं ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन की डायमेंशन यानी कि फोर्स की डायमेंशन होती है हमारे पास MLT-2। सही है, और मीटर है यानी कि लेंथ है, तो इसकी जगह हम एल लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा हमारे पास एम सेम एल इंटू एल, एल स्क्वायर T-2। ये आ गई हमारे पास वर्क की डायमेंशन। सही है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। अब देखें, ये हमारे पास है वर्क का ऐसा यूनिट 1 जूल। हमारे पास अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी होते हैं, और एमडी के डिकेड में हमारे पास सवाल भी आते हैं। जैसा कि हमारे पास सवाल आता है कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं या अर्ग होते हैं। तो जो हमारे पास अर्ग है ना, वो हमारे पास सीजीएस यूनिट है वर्क का। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखिए। यानी कि जैसे मैंने बताया आपको, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर, जो हमारे पास जूल के बराबर है। वैसे ही वर्क का हमारे पास, जैसे हमारे पास 1 जूल मैंने आपको बताया किसके बराबर है बेटा? 1 न्यूटन मीटर के। सही है, यानी कि 1 जूल हमारे पास बराबर है 1 न्यूटन मीटर के। वैसे ही हमारे पास वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है ना, वो जूल नहीं होता, वो होता है अर्ज, यानी कि अर्ग होता है। इसको अर्ज भी पढ़ते हैं, अर्ग भी पढ़ते हैं। सही है, और इसका जो होगा यानी कि न्यूटन की जगह सीजीएस में हमारे पास होता है डाइन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर, यानी कि हम एस से इसको रिप्लेस करते हैं। और कन्वर्जन भी होती है हमारे पास जूल और अर्ग के बीच में, यानी कि कन्वर्जन बिटवीन जूल एंड अर्ज। सही है, अब जैसे हमारे पास सवाल आता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। सही है, तो हमारे पास जो 1 जूल में अर्ग होते हैं वो होते हैं हमारे पास 10 पावर 7। सही, 1 जूल में 10 पावर 7 अर्ग होते हैं। यानी कि जूल कितना बड़ा यूनिट है, 10 पावर 7 अर्ग मिलेंगे तभी हमारे पास 1 जूल वर्क होगा। सही, यानी कि 1 जूल में 10 पावर 7 अर्ग होते हैं। और अगर इसी स्टेटमेंट को ऐसे पूछता वो, 1 अर्ग में कितने जूल्स होंगे, तो आप इसे लिखेंगे 1 अर्ग में 10 पावर-7 जूल्स होंगे। सही है, तो ये बेसिकली जूल हमारे पास ऐसा यूनिट है, अर्ग हमारे पास सीजीएस यूनिट है वर्क का, और एफपीएस यूनिट भी हमारे पास पूछ सकते हैं। देखें, एफपीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट ऑफ वर्क। एफपीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? देखिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी, सिंपली एफ डी लिखते हैं हम फॉर्मूला, यानी कि सिंपली मैग्नीट्यूड लिखते हैं और यूनिट निकालते हैं। तो देखिए, फोर्स का यूनिट क्या होगा हमारे पास? एफपीएस में फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास पाउंड, और पाउंड को हम डिनोट करते हैं एल बी। ये हमारे पास साइन होती है लिब्रा, इसे लिब्रा कहते हैं, यानी कि पाउंड। और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखते हैं फुट, यानी कि ये हमारे पास आ गया वर्क का एफपीएस यूनिट, पाउंड इनटू फुट। सो ये सिंपल थोड़ी सी डिस्कशन थी वर्क के बारे में। यूनिट्स वगैरह हमने निकाले, डायमेंशन और अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वर्क के क्या यूनिट हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं वर्क के फॉर्मूले से रिलेटेड। सही है, इसको नोट कर लें आप, इसको रिमूव करते हैं। ये मैं नहीं मिटा रहा, ये लिखा पड़ा है, यानी कि भले लिखा हो। अब हम इसी से ही कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो हमारे पास आते हैं एमडी केट ई केट वगैरह में। सही है, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डॉट रिमूव करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, और अगर cos थीटा रिमूव करेंगे तो सिंपल डॉट आ जाएगा, यानी कि सिंपल इनवर्स है। सही है, अब हमारे पास सवाल आता है कि जैसे कि हमारे पास एंगल है। अब देखें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर उसके फॉर्मूले में अगर एंगल आ रही हो, तो आपको उसकी एंगल्स याद होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर cos थीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू, cos 45, cos 90, cos 180, यानी कि सिंपल हमारे पास जो पॉपुलर वैल्यूज है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, देखें, cos 0 डिग्री की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सही है बेटा, और cos 30 डिग्री की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 या 0.866।
सही है। और cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 या 0.707, ठीक है। और cos 60 डिग्री की बेटा जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 या 0.5, सही है। अब cos 90 डिग्री की जो बेटा वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास -1। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज cos थीटा की आपको याद होनी चाहिए, तभी आप वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज वो आप कर सकेंगे। जैसे मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एट वाट एंगल या सिंपल पूछता हूँ कि एट वाट एंगल वर्क विल बी जीरो, यानी कि किस एंगल पर हमारे पास जो वर्क होगा वो जीरो होगा। आपको मैंने बताया कि वर्क हमारे पास तीन चीजों पर डिपेंड करता है बेटा। देखें, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कोस थीटा, यानी कि फोर्स पर भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर भी, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर। भले हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, लेकिन अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो वर्क जीरो आएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन में हमें फोर्स भी गिवन होता है और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन होता है, तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि शायद हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है तो इनका कोई ना कोई काम होगा, लेकिन अगर एंगल जीरो है तो याद रखिएगा हमारे पास जो वर्क होगा वो जीरो होगा। तो याद रखिएगा वर्क क्या होगा, एट व्हाट एंगल वर्क विल बी जीरो, यानी कि किस एंगल पर वर्क जीरो होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, सही है बेटा, 60 डिग्री या 45 डिग्री। अब बताएं किस एंगल पर हमारे पास वर्क जीरो होगा। देखें इधर, किस एंगल पर वर्क यानी कि किस एंगल पर cos की वैल्यू जीरो है, तो वो है हमारे पास 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पर हमारे पास बेटा जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो, सही है। सो ये सिंपल आप याद रखिएगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं, इसको नोट कर लें, इसको मिटा देते हैं, यानी कि अब हम पढ़ते हैं सिंपल टाइप्स ऑफ वर्क। यानी कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क यानी कि सिंपल वर्क के टाइप्स होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव वर्क, मैक्सिमम वर्क, यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम या जीरो वर्क क्या होते हैं, ये सिंपल हम अब डिस्कस करते हैं। और याद रखिएगा हमारे पास जो वर्क है ना, वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा। अब सिंपल हम डिस्कस करते हैं पहले पॉजिटिव वर्क, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव वर्क क्या होता है, सही है बेटा, पॉजिटिव वर्क, यानी कि अब हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वर्क को। पॉजिटिव वर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट जिस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे, सिंपल हम इसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क, सही है। यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये हमारे पास किस ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, सही है बेटा, और इसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया फोर्स की ही डायरेक्शन में। तो अब देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो गए, इनके बीच में जो एंगल है वो जीरो हो गए, यानी कि देखें cos जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए लिखते हैं हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा, सही है बेटा। अब देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, यानी कि इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क, सही है। तो अब cos थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एफ डी कोस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 0 डिग्री, सही है। अब देखें एफ डी सेम, कोस जीरो की वैल्यू क्या है, 1, तो एफ डी मल्टीप्लाई बाय 1, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा एफ डी, यानी कि ये हमारे पास जो वर्क होगा बेटा वो मैक्सिमम वर्क होगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करें और उसमें फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, इसको हम सिंपली कहते हैं वर्क। और एक बात याद रखिएगा, सिंपल हम ऐसे भी इसको कहते हैं कि जब हमारे पास जो एंगल है वो 90 से कम हो, जब हमारे पास एंगल है वो 90 से कम हो, तब भी हमारे पास जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। एंगल जब हमारे पास 90 से कम हो, जब हमारे पास एंगल 90 से कम, यानी कि एक्यूट एंगल, एंगल लेस देन 90 डिग्री, इस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री से कम होती है उसको एक्यूट कहते हैं, और 90 डिग्री से कम एंगल्स पर जो हमारे पास वर्क आता है वो पॉजिटिव वर्क आता है, सही। तो एक याद रखिएगा। और हम चलते हैं अब नेगेटिव वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, नेगेटिव वर्क, सही है। और इसको हम मैक्सिमम वर्क भी कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क।
अब हम चलते हैं नेगेटिव वर्क को डिस्कस करते हैं। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है, देखें, सेम ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया, सही होगा, यानी कि इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, ये ग्राउंड पर ऑब्जेक्ट था, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, और इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, सही है। जैसे हमारे पास फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन का हमारे पास जो बेटा वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमारे पास मोशन के ऑपोजिट लगती है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट। इसको हम सिंपली कहेंगे नेगेटिव वर्क, यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे है तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, सही है। ऊपर हमने क्या डिस्कस किया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे तो वर्क पॉजिटिव, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तो वर्क नेगेटिव। तो इक्वेशन में कैसे इसको लिखेंगे, देखें, एफ डी cos थीटा। अब थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेटा जो एंगल है वो है वो है 180 डिग्री, 90 नहीं 180, सही है। तो एफ डी सेम कोस 180, देखिए मैंने आपको लिखवाया है -1, तो कोस यानी कि सिंपली ऐसे लिखेंगे, पहले कोस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 180, तो एफ डी सेम कोस 180 की वैल्यू क्या है -1, तो ये आ जाएगा -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट फॉर माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि -FD। तो ये सिंपल हमारे पास जो वर्क आ गया वो नेगेटिव वर्क आ गया, लेकिन ये भी जो वर्क है वो है मैक्सिमम वर्क। ऐसे वर्क को कहते हैं बेटा मैक्सिमम नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें इधर भी वैल्यू हमारे पास एफ डी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इधर भी हमारे पास जो वैल्यू है वो ही बेटा एफ डी है, लेकिन माइनस साइन है। माइनस साइन ये सिर्फ शो कर रहा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। माइनस साइन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल को डिनोट कर रहा है, और वर्क जो है वो स्केलर है, वर्क यानी कि स्केलर है, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सही। तो ये याद रखिएगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि जब एंगल 90 से कम हो तो वर्क पॉजिटिव, सही है। और अगर ऐसे हम लिखते हैं कि अगर एंगल 90 से बड़ी हो, अगर एंगल 90 से बड़ी हो लेकिन लेस देन और इक्वल टू 180 हो, सही है बेटा। ये याद रखिएगा, ये हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। जब एंगल 90 से कम होती है तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल में हमारे पास यानी कि 90 से कम एंगल्स पर वर्क पॉजिटिव। और अगर इसको कैसे पढ़ेंगे, अगर एंगल 90 से कम लेकिन 180 के इक्वल या 180 से कम, ऐसी एंगल को हम कहते हैं सिंपल ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल पर हमारे पास जो वर्क आता है वो नेगेटिव आता है, सही है बेटा। इसको सिंपली याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो, इसको सिंपली हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क, यानी कि एंगल 90 से कम यानी कि पॉजिटिव वर्क, सही है। और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, जैसा कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप फोर्स अप्लाई करें ऑपोजिट, या जैसे आप सिंपली लिफ्ट में मूव करते हैं एलिवेटर में, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो आपका जो वेट होता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो भी 180 है। तो अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेटा 180
अब हम